हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिलीवरी के बाद आपको टॉप 10 टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद आपको किन 10 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और जिससे आप और आपके बेबी दोनों हेल्दी रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बेबी एंड मदर टू नेस्ट टुगेदर। कहने का मतलब ये कि आपको अपने बच्चे को अपने साथ ही लिटाना चाहिए। जब भी डिलीवरी हो जाती है तो जनरली हम देखते हैं हॉस्पिटल में और घर में भी, घर की जो बड़ी लेडीज़ वगैरह होती हैं वो बेबी की केयर करती हैं, वो चीज़ ठीक है, लेकिन बेबी को अपने से अलग सुलाना जो है वो ठीक नहीं है। जैसे अगर बेबी पैदा होता है तो आपके साथ उसको लिटाया जाए। डेफिनेटली उसका जब नैपी चेंज करनी है या उसका कुछ भी काम करना है तो दूसरे लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बेबी को आपके पास लिटाने से बेनिफिट ये है कि आपके जो बॉडी में हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है वो अच्छी होती है। आपको बेबी के लिए प्यार जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी में, ब्रेन में हार्मोन सिक्रीट होते हैं जैसे कि प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, जो ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत हेल्प करते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग को एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करते हैं। ऐसे ही बेबी भी मदर की स्मेल को पहचानता है। मदर के साथ लेटने से उसको मदर की स्मेल का अंदाज़ा होता है और वो बेबी बहुत अच्छे से लैच कर पाता है मदर के साथ। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बेबी को अपने साथ ही लिटाएं डिलीवरी के बाद। सेकेंड पॉइंट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी डिलीवरी के बाद बच्चे को सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं। जनरली स्टार्टिंग में आप ये सोचें कि एकदम से मैं बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट करूँगी और बहुत सारा दूध आना स्टार्ट हो जाएगा और बच्चा बड़े अच्छे से सक करने लग जाएगा। ऐसा जनरली नहीं होता शुरू में, क्योंकि आपके लिए भी एक नई चीज़ है, बच्चे के लिए भी नई चीज़ है। तो कई बार बच्चे को लैच करवाना और ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ब्रेस्ट मिल्क कई बार स्टार्टिंग में थोड़ा कम भी आता है। लेकिन आप घबराएं नहीं, उस चीज़ को लेकर टेंशन में ना रहे। पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव एनर्जी रखिए, पॉजिटिव माइंड में थॉट्स रखिए कि नहीं, मैं ब्रेस्ट फीड करा सकती हूँ। तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है। जनरली मिल्क का जो लेट डाउन होता है, थर्ड डे के बाद मिल्क बहुत अच्छे से आने लग जाता है। लेकिन जो स्टार्टिंग वाला मिल्क होता है, जो फर्स्ट डे सिक्रीट होता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, एक गाढ़े तरह का येलो कलर का मिल्क होता है, वो बेबी के लिए बहुत यूज़फुल है। उसमें बहुत प्रोटेक्टिव चीज़ें होती हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को कई तरह की इन्फेक्शन से बचाती हैं। आगे जाके बच्चे के इंटेस्टाइन्स की डेवलपमेंट में भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो ट्राई कीजिए कि बच्चे को सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं। इसके लिए एक ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन होती है, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से आप अच्छे से ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। ट्राई कीजिए कि बच्चे को ऊपर का दूध ना दे, नहीं तो वो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बीच में इंटरप्ट हो जाती है और फिर वो बच्चा ऊपर के दूध पे ही आ जाता है। तो स्टार्टिंग में ही आप अगर इस्टेब्लिश कर लेंगे लैचिंग वगैरह अच्छे से, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है आप कंटिन्यू कर पाएंगे। और ब्रेस्ट फीडिंग से बढ़िया बच्चे के लिए कुछ भी नहीं होता, और मदर के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि यूट्रस का जो इन्वोल्यूशन होता है, मतलब यूट्रस जो अपनी नॉर्मल शेप में जाता है डिलीवरी के बाद, श्रिंक हो जाता है साइज़ में, उसमें भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बहुत यूज़फुल होती है। जितनी बार बच्चा सक करता है मदर की ब्रेस्ट, उसी टाइम यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके वापस जाता है। तो अगर आप बीच बीच में ब्रेस्ट फीड अपना करा रहे हैं, बीच बीच में ऊपर का दूध पिला रहे हैं, तो वो उस तरह से इन्वोल्यूट नहीं होता और आपको फिर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है डाइट। डाइट में भी बहुत कॉमन मिथ्स हैं जो सब लोग फॉलो करते हैं कि डिलीवरी के बाद जो है वो घी, गूंद और लड्डू जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं लोग उसको खिलाने में। लेकिन जैसे मैंने प्रेगनेंसी में डाइट वाले वीडियो में भी बताया था कि इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर आप ज़्यादा फैट, ज़्यादा घी, ज़्यादा लड्डू, मीठा ये सब खाएंगे तो आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा डिलीवरी के बाद, और वो उसको लूज़ करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप उस लेवल का काम नहीं कर रहे हैं डिलीवरी के बाद, या प्रेगनेंसी में भी आपने उस लेवल का कोई काम नहीं किया, तो वो सारा का सारा जो फैट है ना वो डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में, और उसकी वजह से गॉल ब्लैडर में कई बार स्टोन्स भी बन जाते हैं, जिसके लिए फिर आपको 2-3 महीने बाद गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराने की भी नौबत आ सकती है। तो फैट को लिमिटेड इनटेक रखिए, बहुत एक्स्ट्रा घी मत लगा के खाइए, और भर भर के घी जो है वो खिचड़ी में या किसी भी चीज़ में, दाल में डाल के खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक नॉर्मल डाइट रखिए, जैसे आप प्रेगनेंसी में पहले खा रहे थे, प्रेगनेंसी से पहले खा रहे थे, उसी तरह की एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए, जिसमें प्रोटीन का लेवल अच्छा हो, थोड़ा कैलोरी इनटेक हो, लेकिन बहुत एक्सेस फैट ना हो। एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि पानी का इंटेक जो है ना वो बहुत अच्छा रखना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं कि डिलीवरी के बाद सबसे पहले पानी ही रोक देते हैं पेशेंट का। तो पानी से क्या होता है कि पानी जितना आप कम लेंगे उतना आपको यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। यूरिन का इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है डिलीवरी के बाद, क्योंकि ऑलरेडी ब्लीडिंग वगैरह हुई होती है, उस जगह पे सारी हैंडलिंग हुई होती है, तो कई बार पेशाब की नलकी भी डालनी पड़ती है। उस टाइम पे अगर आप पानी कम रखेंगे तो आपको यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको फीवर आ सकता है, जो फीवर फिर कई दिन तक ठीक नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्जी हो सकती है। और एपिजियोटमी मतलब स्टिचेस हमने लगाए होते हैं डिलीवरी के टाइम पे नीचे के तरफ, तो अगर वो आपको कब्जी होती है तो वो स्टिचेस खुलने का भी डर रहता है और वो स्टिचेस में इन्फेक्शन होने का भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। कई बार पानी कम पीने से इतनी हद तक कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कि बहुत उसको मुश्किल हो जाता है ठीक करना। तो पानी का इंटेक जो है वो अच्छे से अच्छा रखिए। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं वो अपनी तरफ में ही एक डिहाइड्रेटिंग इवेंट है। जितनी बार मदर बच्चे को दूध पिला रही है, उसकी बॉडी में से मिल्क निकल रहा है, उतना ही आपकी बॉडी में पानी का लेवल भी कम हो रहा है। तो उस डिहाइड्रेशन को मतलब जैसे आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप इतने किलोमीटर दौड़ के आ रहे हैं, उसमें जो पसीना आता है वैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग के बाद डिहाइड्रेशन जो है वो सेंसेशन अंदर होती है। कितनी मदर्स को एकदम पानी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है जब भी वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा के हटते हैं, तो डेफिनेटली वो पानी उनको दे देना चाहिए और उनको अच्छे लेवल में ग्लास भर भर के पानी कम से कम 10 से 15 ग्लास डेली पीना चाहिए। और पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है गर्मियों में भी, भरी गर्मियों में भी मदर को गर्म पानी पिलाया जाता है, वो गलत है। उससे एक तो वो उतने लेवल पे उतना इनटेक पानी का कर नहीं पाएंगी, गर्म पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता तो इसीलिए वो भी नहीं पी सकती गर्म पानी। और दूसरा, गर्मियों में गर्म पानी पीने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर बुखार आने का रिस्क हो जाता है। तो ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलने वालों को बिल्कुल कम रखना चाहिए डिलीवरी के बाद। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिलने वाले आते हैं 10 तरह की इन्फेक्शंस लेके आते हैं। इस टाइम पे मदर और जो बच्चा है दोनों बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट पे होते हैं। बच्चा एकदम न्यूबॉर्न होता है, इन्फेक्शन बड़ी जल्दी कैच कर सकता है। ऐसे ही मदर भी इस टाइम बहुत मुश्किल स्थिति में से गुजरी होती हैं, तो बीमारी कैच करने का रिस्क उसको भी बहुत ज़्यादा होता है। तो माँ और बच्चे को अलग रखना चाहिए और मिलने वालों को बिल्कुल कम से कम रखना चाहिए। सेलिब्रेशंस होती रहेंगी, एक बार जब मदर और बच्चा जो है वो एक सेफ पीरियड में चले जाए 1-1.5 महीने के बाद, उसके बाद मिलने वालों को बुलाया जा सकता है। लेकिन पैदा होते ही जो मिलने वालों की लाइन लग जाती है वो बहुत गलत है। हॉस्पिटल में बिल्कुल भी मिलने वाले लोग कम होने चाहिए, इनफैक्ट घर पे भी कम होने चाहिए। जो ये छठी का फंक्शन होता है, सब लोग जनरली यहाँ पे करते हैं छठी का फंक्शन, वो भी जो है वो बहुत हार्मफुल है। इतने मिलने वाले लोग, 10 लोग बच्चे को हाथ में उठाते हैं तो बच्चा बड़ी जल्दी इन्फेक्शन कैच कर सकता है और फिर बच्चा सीरियस भी हो जाता है ऐसे फंक्शंस में। और दूसरी बात, मदर अपने बच्चे की केयर नहीं कर पाती। ज़्यादा मिलने वाले लोग घर के आके आपके सामने बैठे हुए हैं, आप फीड कराने में भी 10 बार आपको शर्म आती है, आप फीड नहीं करा सकते, आप अपनी स्टिचेस का केयर नहीं कर सकते, आपको अपने डेली रूटीन के वर्क में उठने बैठने में पहले ही दिक्कत हो रही है, ऊपर से दूसरे लोग सामने बैठे हो, तो आप उस लेवल पे नहीं कर पाते, बच्चे की केयर भी नहीं कर पाते और खुद की केयर भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए मिलने वाले लोगों को बिल्कुल कम से कम रखना चाहिए डिलीवरी के बाद। आपको अपनी हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, डेली नहाना चाहिए। जैसे जो ऑपरेशन वाले पेशेंट्स हैं जिनका सिजेरियन हुआ है, उनको जब भी डॉक्टर नहाने की इजाज़त दे 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, आजकल वाटरप्रूफ ड्रेसिंग्स हो गई हैं, तो वाटरप्रूफ ड्रेसिंग करने के बाद तो इमीडिएटली नहा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं, ये वाले भी बहुत कॉमन मैंने रिचुअल यहाँ पे देखा है कि लोग 6 दिन बाद, 7 दिन बाद नहलाएंगे, हम उससे पहले नहीं नहलाएंगे, तो वो भी एक गलत चीज़ है। हमेशा मतलब कि आपको नहाना मतलब डेली नहाना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी के सारे बैक्टीरिया निकल जाएं और आप जो है आपको इन्फेक्शन से आप बचें। तो इसलिए डेली नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहा के साबुन लगा के अच्छे से नहाएं और इसमें कोई मत घबराएं कि साबुन नहीं लगाना या कुछ नहीं लगाना, आपको अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है। और ब्रश भी आपको रेगुलर करना है। ये भी मैंने देखा है, कई लोग ब्रश नहीं करने देते हैं प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, कि ब्रश नहीं करना, उससे क्या होता है कि दांतों की बहुत कमज़ोर होते हैं, ये होता है। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ब्रश बहुत रेगुलर वे में करना चाहिए। जो मुंह के गंदे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे पेट में जाते हैं और वो भी आपको इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए ब्रश भी बिल्कुल रेगुलर करना चाहिए। ब्रश नहीं करना ये एक बिल्कुल गलत चीज़ है। अच्छे साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। डिलीवरी के बाद जनरली ये रिकमेंड करते हैं कि पुराने कपड़े पहने या जो भी है वो ठीक है, लेकिन वो गंदे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ कपड़े होने चाहिए। तो आपको हाइजीन लेवल अपना मेंटेन करना है। साथ ही आपको इस टाइम पे ब्लीडिंग हो रही होती है तो रेगुलर वे में आपको सैनिटरी पैड्स जो है वो चेंज करने चाहिए एवरी 5 to 6 आवर्स। जैसे ही पैड आपका गंदा हो जाता है, इससे पहले भी अगर गंदा होता है तो भी आपको उसको रेगुलर वे में चेंज करते रहना चाहिए। और अपने डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन ही यूज़ कीजिए। कपड़ा वपड़ा लगाने वाला सिस्टम जो है वो भी बिल्कुल गलत है और उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन
फैलती है। एक नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रखिए। ये भी मैंने कई बार देखा है कि लोग गर्मियों में भी डिलीवरी के बाद वाली पेशेंट को शॉल, जुराबें, टोपी, मतलब सब कुछ लपेट के रखते हैं। ये बहुत गलत है। सर्दियों में आप सर्दियों वाले कपड़े पहनाइए, गर्मियों में एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहने दीजिए। पंखा, कूलर, एसी सब कुछ आप चला सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। अगर आप गर्मियों में भी उसको ज़्यादा गर्म चीज़ों में रखोगे तो फिर बुखार हो जाएगा और पेशेंट जो है वो बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाती है। और पेशेंट कई बार हमने बहुत सीरियस कंडीशंस में देखा इतने गर्मी में रखने की वजह से। तो जैसा मौसम है उसी हिसाब से आप उनको प्लीज़ कपड़े पहनाइए और ज़्यादा गर्मी में ना रखिए। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी चाहिए, ये भी मैंने जैसे बताया है। हाई फाइबर डाइट लीजिए, आप सलाद वगैरह खाइए, सब टाइप का खाना खाइए, रोटी वगैरह सब चीज़ खाइए। ये भी मैंने कई बार देखा है कि रोटी नहीं खाने को देते हैं, कि 6 दिन तक 7 दिन तक हमारे यहाँ रोटी नहीं देते। तो आप अगर रोटी नहीं खिलाएंगे पेशेंट को तो पेशेंट में एनर्जी नहीं आएगी, ना दम आएगा खड़े होने का। उसको एक नॉर्मल चीज़ों में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ पानी से, दाल से, इन चीज़ों से काम नहीं चलता। एक प्रॉपर डाइट भी देना पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। खिचड़ी, दलिया, रोटी, सब्जी, जो भी जैसे पहले डाइट लेती थी उसी तरह से उसको फुल डाइट दीजिए, तभी उसमें एनर्जी आएगी बेबी की केयर करने की और अपने आप को भी मेंटेन रखने की, फिट होने की, उठ के चलने की। तो इसीलिए डाइट इंपॉर्टेंट है और साथ ही हाई फाइबर डाइट और पानी का इंटेक ज़्यादा रखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपके जो नीचे स्टिचेस आए हैं वो भी हेल्दी रहेंगे और वो टूटेंगे नहीं और उनमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी चाहिए। अगर ये सब करने के बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके कुछ लैक्सेटिव्स वगैरह डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, वो आपको रेगुलर लेना चाहिए ताकि आप डेली फ्रेश हों और आपको जोर ना लगाना पड़े पॉटी करने में, ताकि आपके जो नीचे के स्टिचेस हैं वो हेल्दी रहें। आपको स्टिचेस की केयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जनरली सभी को एक कट आता है नीचे और इसको हम एपिजियोटमी बोलते हैं। वो डिलीवरी का रास्ता नीचे यूनि मार्क का रास्ते को इंक्रीज करने के लिए होता है ताकि बेबी इजीली निकल जाए और उसके बाद उस कट को हम स्टिच कर देते हैं लेयर्स में, उसको हम एपिजियोटमी बोलते हैं। ये मैंने अपनी नॉर्मल डिलीवरी वाली वीडियो में भी बताया था। तो इन स्टिचेस का बाद में डिलीवरी के बाद केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप हॉस्पिटल में होते हैं तब तक सारी नर्सेज वगैरह इसकी केयर करती हैं, लेकिन जब आप घर चले जाते हैं तो उसके बाद आपको खुद इनकी केयर करनी होती है स्टिचेस की। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि जितनी बार आप वॉशरूम जाएं, मतलब पेशाब करने जाएं या पॉटी करने जाएं, तो आपको वहाँ पे अच्छे से धोना है, उसको ड्राई करना है और उसके बाद मतलब उसकी आपको केयर करनी है, उनको साफ रखना है स्टिचेस को। दिन में कम से कम 3 या 4 बार आप स्टिचेस की सिकाई कीजिए। घर पे आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। तौलिए को गर्म पानी में डुबो के उसको निचोड़ के उसको स्टिचेस पे रखिए दबा के। उसके बाद उसको जैसे ही वो ठंडा होए 10-15 सेकंड में उसको हटाइए, फिर गर्म पानी में डुबोइए और करिए। ऐसे 15-20 मिनट के लिए आपको करना होता है एक बारी में, और ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। तो इससे आपके जो स्टिचेस हैं वो जल्दी हील हो जाएंगे और ख़राब नहीं होंगे। तो स्टिचेस की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के नहीं बैठना चाहिए। बच्चे को फीड कराते टाइम भी आप पैरों को स्ट्रेट रख के बैठेंगे तो स्टिचेस पे ज़्यादा जोर नहीं आएगा। ये स्टिचेस जनरली डिजॉल्वेबल होते हैं, अपने आप घुल जाते हैं 10-15 दिन में और ठीक हो जाते हैं। तो ये हो गया स्टिचेस के बारे में। नेक्स्ट है रिलैक्स कीजिए। ये आप बहुत ही एक मुश्किल टाइम से निकली हैं डिलीवरी के बाद। अब आपका काम कुछ महीनों तक सिर्फ खाना है, पीना है, सोना है और बच्चे को दूध पिलाना है, बस यही काम है आपके। बाकी और सारे काम घर में और लोग देख सकते हैं, लेकिन ये 3 काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हीं चीज़ों पे स्ट्रेस कीजिए, इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखिए। बेबी को फीड कराइए, अपना टाइम पे खाइए, पानी अच्छे से पीजिए और अच्छी नींद लीजिए। अब ये भी बहुत मुश्किल काम है कि बच्चा जब देखो रोता रहता है तो सोएंगे कैसे हम, और सोएं मतलब हमारी नींद पूरी नहीं होती। तो इसका एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है कि जब बच्चा सोए तब आप सो, चाहे वो दिन में सोए तो आप दिन में सो, जब भी रात को सोता है उस टाइम सोइए। तो इस टाइम पे लोग क्या गलती करते हैं कि रात को तो बच्चा वैसे नहीं सोने देता, दिन में मिलने वाले लोग बैठे रहते हैं, तो बस वो पूरा टाइम निकल जाता है, मदर को रेस्ट नहीं मिलता, मदर सो नहीं पाती है और फिर मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि जब बच्चा सो रहा है तो अपनी नींद उसी टाइम पूरी कीजिए और अपनी डाइट अच्छी रखिए। लास्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंट रहिए। आपने अपनी डिलीवरी कर ली है, आप इतने बड़े स्ट्रेस से गुजर चुके हो तो आप एक अच्छे माँ भी बन सकते हो। ऐसा नहीं है, कई लोग बहुत ही टेंशन, पता नहीं मैं बच्चे की ढंग से केयर कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं मेरे को तो बच्चे को उठाने में भी डर लगता है, पता नहीं मैं उसको फीड मेरे को आता ही नहीं कराना, मैंने कब कैसे करा पाऊंगी। लेकिन भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि बच्चा भी पहली बार पैदा हुआ है, उसको भी नहीं पता, लेकिन फिर भी लगाते ही अपने आप सक करना शुरू हो जाता है।
ऐसे ही आपको भी भगवान ने वो शक्ति और वो क्षमता दी है कि आप बच्चे को फीड करा सकते हैं और बच्चे की केयर रख सकते हैं। हर काम पहली बार कोई ना कोई करता है और आप भी कर सकते हैं। तो आप अपनी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए, और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप एक बहुत अच्छी माँ बन चुकी हैं और पूरा मातृत्व का पूरा सुख उठा रही हैं, पूरा इंजॉय कर रही हैं अपने मदरहुड को। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने बच्चे की अच्छे से इस वीडियो के बाद केयर कर सकते हैं और अपनी भी केयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और फर्दर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।